राष्ट्रीय सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। कुछ मर्द जात का नेचर इस तरह होता है, वह औरतों को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं। अगर ड्यूटी चले गए और शाम को घर आए, घर आसमान पर उठा लेते हैं। जरा सा बच्चों से या पत्नी से गलती हो जाए तो उन्हें खाने को दौड़ते हैं। कई मर्द तो अपनी पत्नियों पर बात बात पर हाथ उठाते हैं। पत्नी भी तो अपने पति के ऊपर हाथ उठा सकती है, लेकिन पत्नी का हाथ उठाना तो जैसे इस समाज में शराब है। और आए दिन हर 5वें घर में पत्नियां पिटती रहती हैं तो ये समाज को दिखाई नहीं देता। तब तो सूरदास बनकर बैठ जाते हैं। ये समाज की खुद औरतें कहती हैं ये तो मर्द के खून में होता है, जो उसे मर्द बनाता है। किसी औरत पर हाथ उठाए वह मर्द कहलाता है। घर में अगर बेटे की माँ और बहू है और घर में लड़ाई हो जाए और बेटा अगर कुछ नहीं बोलता, अपनी पत्नी को तो माँ कहती है, ये तो मर्द ही नहीं है, ये तो अपनी पत्नी को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये कैसा मर्द है। यहाँ कंट्रोल का क्या मतलब है। अगर पत्नी फालतू बोलती है तो उसे मारो और फिर मर्द बन जाओ। फिर वही माँ कहती है, वाह बेटा, मेरे बेटे के आंखों से तो उसकी पत्नी डरती है, इसका मतलब मेरा बेटा पूरा मर्द है। ये है समाज। अगर हम सारी औरतें एक बार आवाज उठाएं तो कुछ इस समाज में औरतों के लिए उद्धार हो सकता है। परंतु जो माँ वाली श्रेणी होती है ना औरतों की, उसी ने समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं सभी माँ को तो नहीं कहूँगी, लेकिन 100 में से 20 औरतें तो ऐसी जरूर मिलेंगी। अगर खुद की बेटी है तो बड़ी नाजुक है और बहू को ब्याह कर ले आए तो उसे पहलवान से कम नहीं समझते। उसने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी होती है। बहू के अंदर तो स्वर गुण संपन्न सारे गुण ढूंढते हैं। अगर ये समाज अपनी बेटी को ऐसे बनाने लगे तो बहू ऐसे ही मिलेगी ना। अगर मेरे इन तीनों बातों से आप लोग सहमत हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसी तरह की मेरी ये कहानी है जो आप लोगों के रोंगटे खड़े करके रख देगी। मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी और मैं जमीन में गड्ढा खोद रहा था। मेरी तरफ देखकर हंस रही थी, सोच रही थी कि मैं कोई गेम खेलने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी। हाँ, उस छोटी सी लड़की ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने उसे कहा कि तुमको इस गड्ढे के अंदर लेटना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि क्या कोई गेम है, तो मैंने कहा हाँ गेम है। पापा यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो तुम्हें पापा को चौंका देना होगा और उसके बाद पापा तुम्हें वापस घर ले जाएंगे। वह खुश हो गई। उसे नहीं पता था कि मैं उसके साथ क्या कर रहा था। मेरे पास यही आखिरी उपाय रह गया था। मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसे ही किया और उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। लेकिन अभी कुछ कदम आगे बढ़ा था कि वापस लौटने पर मजबूर हो गया और जब पलट कर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। गड्ढे के अंदर तो मेरी बेटी के साथ। अब ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम दीपू है। मुझे शुरू से ही अमीर होने का बहुत शौक था। मैं एक नॉर्मल नौकरी कर रहा था। मेरी शादी एक जिया नाम की लड़की से हो गई थी। मैंने सोचा था कि मेरी शादी किसी ऐसी औरत से होगी जो पढ़ी लिखी होगी, नौकरी करेगी, मेरे साथ मिलकर पैसे कमाएगी, तो हम लोग जल्दी मिलजुल कर घर गाड़ी सब कुछ बना लेंगे। लेकिन मेरी पत्नी तो गांव से 8वीं क्लास पढ़ी थी। वह सिर्फ घर को चलाने वाली औरत में से थी। वह खाना अच्छा बनाती थी, उसे घर बार को अच्छे से संभालना आता था, लेकिन वो मेरे साथ पैसे कमाने वाली नहीं थी। यानी वो मेरे साथ कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकती थी। वह तो बस घर के काम करती और उसके सारे खर्चे, उसकी सारी जरूरतें मुझ पर थी। सोचता कि चलो जिंदगी में तो अभी मेहनत करने के दिन है तो मेहनत कर लूंगा। एक और इच्छा थी कि जल्दी से जल्द मेरा बेटा पैदा हो जाए, लेकिन पहले बेटी पैदा हो गई। मुझे बेटियों से सख्त नफरत थी। मुझे उस हर चीज से नफरत थी जो अपने ऊपर खर्च करवाए, अपने को फायदा ना हो। बेटी भी तो ऐसे ही होती है। सारी जिंदगी उसे खिलाओ पिलाओ, उसकी पढ़ाई पर खर्च करो, उसके बाद उसको हजारों लाखों रुपए का दहेज दो, उसको घर से विदा कर दो, सारा कुछ अपने साथ लेकर चली जाती है। बेटियां विदा होकर पराए घर चली जाती हैं और माँ बाप पीछे कर्ज उतारते हुए मर जाते हैं जो उनकी शादी पर लिए होते हैं। मेरे पापा के साथ भी यही हुआ था। मेरी 3 बहनें थी, उनकी शादी हो गई। उनको इतना अच्छा सा दहेज दिया गया था, सारी दुनिया ने देखा था। लेकिन फिर उस दहेज के कर्ज की किस्तें उतारते उतारते पापा इस दुनिया से चले गए और आधे से ज्यादा किस्त मुझे उतारनी पड़ी थी। अब मैं यही सब कुछ दोबारा तो नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर सोचा कि चलो एक बेटी हुई तो क्या हुआ, भगवान दूसरी दफा बेटा दे देगा। लेकिन भगवान ने दूसरी दफा भी बेटी दे दी। मेरी पत्नी बिल्कुल ही गाय थी।
उसको चाहे जैसे मर्जी डांट लो, फटकार लो, वह अपने मुंह से एक शब्द ना बोलती थी। लेकिन मैं ऐसे मर्दों में से नहीं था। मैं कहता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ मिलजुल कर पैसे कमाए, एक मजबूत औरत हो। लेकिन मुझे मिली तो एक गाय। रिश्ता भी मेरे पापा ने किया था और मुझे कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम्हारी जिया के साथ शादी हो जाए। उनकी आखिरी इच्छा पूरा करते करते मेरी आखिरी इच्छा पूरा करने वाले दिन आ जाने थे। लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होना था। मैं हर टाइम जला रहता था, सड़ा रहता था। और फिर हमारे घर के साथ वाले घर में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने के लिए आ गया। उनको देख देख कर तो मैं और भी ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि वे दोनों बिल्कुल वैसे थे जैसे मैं अपनी जिंदगी को बनाना चाहता था। लड़के का नाम राजेश था और लड़की का नाम रजनी था। दोनों पढ़े लिखे थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे, गाड़ी में इकट्ठे जाते इकट्ठे आते थे। भगवान ने उनको एक बेटा भी दिया हुआ था। उन्होंने ये घर नगद पैसों में खरीदा था। उनके पास बहुत अच्छी गाड़ी भी थी। दोनों की शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी। उसकी पत्नी को देखकर मुझे बहुत तरस आता था। कितनी खूबसूरत थी, जवान थी, घर के काम भी करती थी। अगर वह बाहर नौकरी करती थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता होगा। वह खाना भी बनाती थी, घर को साफ सुथरा भी करके रखती थी। मेरी पत्नी को भी भगवान ने क्यों नहीं इतनी अकल दी, वह भी ये सब कुछ कर लेती। मैंने कहा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया था क्या? उसने कहा कि करवाया था, लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मैंने कहा, थोड़ा दिल पढ़ाई में भी लगा लेना था। अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। उसने कहा कि उसमें मेरी क्या गलती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे नौकरी ना मिलती। फिर उसने कहा कि तुम कुछ तो करती। आजकल तो लोग घर बैठे बहुत से काम कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे तो एक एक पैसों की जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम्हारी तरफ से तो मुझे एक पल का भी आराम नहीं है। अरे कोई ऐसा काम ही कर लेती कि महीने के 10-15 हजार रुपए तक कमा लेती। कुछ ना होने से तो अच्छा कुछ होना अच्छा है। लेकिन तुम खैर, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। मैं अपनी पत्नी पर बहुत जुल्म करता था, बातें सुनाता था, वक्त पर चीजें लाकर नहीं देता था। उसको इतने पैसे देता कि वह घर चला लेती थी, लेकिन उसको अपने खर्च के पैसे नहीं देता था। फिर उसने रजनी से दोस्ती कर ली तो मैं बहुत हैरान हुआ कि रजनी ने मेरी पत्नी में ऐसा क्या देखा, उसकी दोस्त बन गई। एक दिन वह मेरे घर आई। वह घर में बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसने बड़ी इज्जत से मुझे नमस्ते किया और मेरे नमस्ते का जवाब भी दिया। थोड़ी देर मैं भी वहीं पास बैठ गया। मोहल्ले की कोई और औरत होती तो मैं कभी ना बैठता, लेकिन यह तो बड़ी अच्छी और पढ़ी लिखी थी और खूबसूरत भी थी। मैंने पूछा कि क्या काम करती हैं, तो उसने मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। मैंने कहा कि कितना कमा लेती हो, तो कहने लगी, अपने पति के मुकाबले में तो मैं ज्यादा ही कमा लेती हूँ। उसकी बातों में बड़ी तमीज थी। उसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। मेरी पत्नी उसके सामने इस तरह बैठी थी जैसे घर की कोई नौकरानी होती है। साड़ी पहनी थी, वह भी साड़ी पिंडली से ऊपर जा रही थी। क्या हुआ, जब वह चली गई तो मैंने अपनी पत्नी को खूब उल्टा सीधा कहा। अगर ऐसे लोगों से दोस्ती करनी थी तो अपना हुलिया तो ठीक करके रखा होता। मैंने उसे खूब बातें सुनाई थी। कहने लगी, अरे नहीं नहीं, रजनी बहुत अच्छी है, उसे पता है कि मेरे बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। मैंने कहा कि उसका भी तो एक बेटा है, लेकिन वो तो ऐसी नहीं थी। तो वह अच्छी तरह तैयार होकर आई हुई थी। उसने कहा कि दूसरे के घर जाना होता है तो इंसान तैयार होकर ही जाता है ना, अपने घर में तो वैसे ही रहता है। मैंने कहा, तुम्हारे पास आजकल हर सवाल का जवाब होता है। जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करो, अपनी हालत ठीक कर लिया करो। काम तो कुछ करती नहीं हो, बेटियां पैदा करने में तुम सबसे आगे हो। कम से कम अपना हुलिया और अपनी शक्ल तो ठीक करके रखा करो। जाने किस्मत को क्या स्वीकार था, भगवान ने मुझे 3 बेटियां दे दी और मेरी तीसरी वाली बेटी तो जैसे भगवान की तरफ से हमारे लिए कोई शराब बनकर आई थी। वह पूरा दिन रोती रहती थी, पूरी रात रोती रहती थी। ना तो दिन में आराम आता था, न रात में मैं सो पाता था। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर बच्चे संभालने वाले मर्दों में से तो नहीं था, लेकिन अगर दूसरे कमरे में चला जाता तो वहाँ भी उसके रोने की आवाजें आती रहती। मैं सो नहीं पाता था, न सोने की वजह से मेरा काम खराब हो रहा था। मैं पूरा दिन थका रहता था। जहाँ मुझे मौका मिलता मैं झपकी ले लेता था। मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया कि तुम ऑफिस में सोने के लिए आते हो, अगर ऐसा ही है तो फिर घर में ही आराम करो। मुझे बच्ची से बहुत नफरत थी। मैं उसको कभी गोद में नहीं उठाता था। मुझे बाकी दोनों बेटियां भी कोई खास अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये वाली तो बहुत ही अजीब थी। धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा जिद करती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था और बीमार भी बहुत रहती थी। इतने सारे पैसे लग रहे थे कि बता नहीं सकता। कभी कोई दवाई तो कभी कोई दवाई।
मेरी पत्नी को मैंने कहा, तुमने उसको क्या खाकर पैदा किया था? कहने लगी, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो बहुत ज्यादा तंग करता है। बेचारी तंग हो जाती है। आप उसे कहीं लेकर भी तो नहीं जाते? मैंने कहा, अगर कहीं लेकर जाने से ठीक हो जाती तो चलो अभी लेकर चलता हूँ। हम लोग एक पार्क में चले गए। इत्तेफाक से वहाँ रजनी और उसका पति राजेश आए हुए थे। वे लोग भी एक साथ खड़े हो गए। पार्क में लॉटरी टिकट डाले जा रहे थे, जिनके पैसे भी बहुत थोड़े थे। मेरी पत्नी जिद करने लगी, मैंने भी लॉटरी का टिकट लेना है अपनी बेटी के नाम पर। तीसरी वाली बेटी का नाम मोहिनी था। मैंने कहा, उस मनहूस के नाम का ना लो, कुछ नहीं निकलेगा। वह कहने लगी कि नहीं, मुझे उसी के नाम का लेना है। मेरा दिल कह रहा है आप मुझे थोड़े से पैसे दे दे। मैंने उसे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जाओ, मेरी जान छोड़ दो। खुद में जाकर राजेश के पास खड़ा हो गया और मेरी पत्नी और रजनी जाकर टिकट लेने लगे। मैंने कहा, देखो, लोगों को लूटने का अच्छा तरीका है। तो राजेश ने कहा कि नहीं नहीं, ये बड़े ही अमीर लोग हैं जो लॉटरी करवा रहे हैं। उनकी खबर मैंने सुनी है, बहुत सारे पैसे निकालने वाले हैं। 80 लाख का तो पहला इनाम है, क्योंकि बच्चे के नाम पर ले रहे हो। बच्चे के बहुत सारे कपड़े, जूते, खिलौने भी दिए जाएंगे। वे भी कम से कम 1-1 लाख के होंगे। मैंने कहा कि कौन करवा रहा है? तो उसने कहा कि एक आदमी करवा रहा है, जिनके बड़ी मिन्नतों और मुरादों से उसका एक बेटा पैदा हुआ था, लेकिन उसका बेटा इस दुनिया से चला गया है। बहुत अमीर आदमी है, इसलिए बस उसकी याद में इस तरह से बांटता रहता है। ये बस इनाम वगैरह निकालता रहता है। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस यार, क्या करे, बेटे तो नसीब वालों को ही मिलते हैं। उसने कहा कि बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियां सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं। तुम्हारी 3-3 बेटियां हैं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने कहा, नहीं, बदकिस्मत हूँ। भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। बेटियां तो शराब होती हैं। मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। उसने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। खुद तो बेटा लेकर खड़ा था, इतनी खूबसूरत और इतनी काबिल पत्नी थी, मेरे लिए बस भगवान से कृपा कर रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी बेटी के नाम की टिकट ले ली। उसने कहा कि अगर पैसे निकल आए तो मैं अपनी बेटी को दूर शहर लेकर जाऊंगी, डॉक्टर से उसका इलाज कराऊंगी। असल में मेरी जिया में खून की बहुत कमी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी थी। मेरे साथ बैठ जाती तो चुप हो जाती थी, पर मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकता था। ज्यादा क्या, मैं तो 1 मिनट भी नहीं दे सकता था। मुझे वो बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने तो अब हाथ जोड़ लिए थे। शायद मेरी पत्नी सिर्फ बेटियां ही पैदा करने वाली औरत थी। कुछ औरतें जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती है। मैं नहीं चाहता था कि चौथी बेटी आए और फिर 5वीं भी बेटी आ जाए और इन बेटियों का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता। मैं पत्नी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मुझे कहीं रिश्तेदारी में से किसी ने भी रिश्ता नहीं देना था। मेरे रिश्तेदार मेरी आदत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए तो मुझे कहीं रिश्तेदारों में से रिश्ता नहीं मिला था। रिश्तेदारी में एक लड़की थी जिसको मैं पसंद करता था। उसने कहा कि मुझसे शादी करने से अच्छा है वह किसी कुएं में छलांग लगाकर मर जाए, क्योंकि इतना सख्त दिल इंसान के साथ किसी का भी गुजारा नहीं होना था। मेरी पत्नी मेरी माँ की सहेली की बेटी थी और वे दूसरे जिले से आई थी। उसे इन बातों के बारे में पता ही नहीं था। वह कभी मुझसे नहीं मिली थी। एक दिन मैंने उससे कहा, ये जो रजनी से तुम दोस्ती कर रखी हो ना, तो उसे कुछ सीख भी लिया करो। लेकिन क्या फायदा, क्या सिखाती उसको, जब ये खुद ही ऐसी थी। मैंने हमेशा से ही अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर लगाने वाला इंसान था। अगर मेरे आगे कोई चीज पड़ी होती और मैं उससे टकरा कर गिर जाता तो मैं यही कहता था, ये चीज किसकी थी, किसने यहाँ रखी थी, इसकी वजह से मैं गिर गया हूँ। ये नहीं सोचता था कि शायद मैंने नीचे नहीं देखा था या मेरा ध्यान कहीं और था और मैं गिर गया हूँ। मोहिनी की हरकतें दिन ब दिन बहुत ज्यादा शरारती होती जा रही थी। अब तो उसने बातें करने भी शुरू कर दी थी और पूरा दिन वह कुछ न कुछ बिगाड़ती रहती थी। हरदम कुछ न कुछ बोलती रहती थी, पापा ये तो पापा वो। इस तरह करके उसने मुझे मार दिया था। एक दिन तो मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ कि मैं बता नहीं सकता। घर से बाहर निकल गया। आजकल मेरा बॉस भी मुझसे बहुत नाराज था। उसने मुझे एक बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया हुआ था। कह रहा था कि उसे वक्त पर पूरा करना है और उसने मुझे वक्त भी बहुत कम दिया था। मुझसे सारे ऑफिस वाले कह रहे थे कि बॉस तुम्हें निकालने के बहाने ढूंढ रहा है। उसने तो ये नामुमकिन सा काम दे दिया है। अब तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। वह तुमसे तंग आ गया है क्योंकि तुम रोज लेट आते हो और तुम्हारा ध्यान भी काम की तरफ नहीं होता। मुझे भी पता था कि बॉस मेरे साथ उल्टा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। सोचा कि एक टाइम ये असाइनमेंट पूरा करके उसके मुंह पर मार दूंगा।
तो फिर मुझे कैसे निकाल पाएगा, क्योंकि मेरा उन लोगों के साथ कांटेक्ट भी तो था। इसलिए कांटेक्ट को वह गुस्से में ही नज़रअंदाज कर सकता था, बिना वजह तो वो नहीं कर सकता था। इसलिए बहाने ढूंढ रहा था, क्योंकि अब उसके पास और भी लोग थे। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी तो सीधा नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में पहले की तरह बहुत ज़्यादा समस्याएं थी और सर में हर वक्त दर्द रहता था। मुझे पूरी रात लगाकर असाइनमेंट पूरी करनी थी। कृपा थी कि आज तीनों मुसीबतें टाइम से सो गई थी, यानी कि मेरी तीनों बेटियां नींद से सो गई थी और मेरी पत्नी किचन में खड़ी होकर बर्तन धो रही थी। मैंने उसे कहा कि बर्तन ना धो, बर्तन धोने की आवाज़ से तीनों जाग जाएंगी। तुम अपने कमरे में चली जाओ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो और मुझे बहुत सा काम है। मुझे पूरी रात जागकर ऑफिस का असाइनमेंट तैयार करना है। मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे। उसने कहा ठीक है। मैंने तो अपनी पत्नी को पता नहीं आखिरी दफ़ा कब कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, प्यारी हो, अच्छी लग रही हो, या उसके लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आया था। पिछले महीने ही हमारी शादी की सालगिरह बीत गई थी। वह दिन हमारी ज़िंदगी का ऐसा दिन था कि हमने एक दूसरे को ये भी नहीं कहा कि आज हमारी शादी हुई थी। मेरी पत्नी ये सब कुछ सोचती होगी, हर औरत की तरह उसके दिल में भी तो अरमा होंगे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता था। मैं अपनी सारी समस्याओं की वजह उसे ही समझता था। मेरे दिमाग में ये भी बात बैठी हुई थी कि औरत के नसीब से ही मर्द को दौलत मिलती है। अगर मुझे दौलत नहीं मिल रही थी तो उसमें भी मेरी पत्नी की ही हाथ थी। उसके नसीब की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और फिर दूसरों को सुनाना तो बहुत आसान होता है। जब आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है तो आप बहुत बेबस हो जाते हैं, क्योंकि आप उस गुस्से को निकाल नहीं सकते। लेकिन किसी और पर गुस्सा आए तो आप गुस्से को निकाल तो सकते हैं। रजनी हमेशा हमारे घर आया जाया करती थी। शायद मेरी पत्नी भी उसे अपने बारे में भी बताती होगी, अपने दुखड़े भी सुनाती होगी, क्योंकि अब मुझे वो अजीब नज़रों से देखने लगी थी, जैसे मुझे बुरा इंसान समझती हो। मेरी पत्नी तो बिल्कुल ही देहाती औरत जैसी थी, कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, अब मैं बैठा अपना काम कर रहा था जब मेरी बेटी मोहिनी जाग गई और वह बाहर आ गई। मैंने कहा कि तुम बाहर क्यों आई हो, सो क्यों नहीं जाती अपने माँ के पास? तो कहने लगी नींद नहीं आ रही। मैं यहाँ बैठ जाऊँ पापा? मैंने कहा कि बैठ जाओ। पास में बैठ गई और चुपचाप बैठी रही। कृपा थी, कुछ बोल नहीं रही थी। मेरा काम पूरा हो गया और मैं अपने ऊपर फक्र किया। मैंने कहा काम जल्दी पूरा कर लिया। अब सुबह ये फाइल अपने बॉस के मुंह पर दे मारना था और उसे कहूँगा कि मैंने काम पूरा कर लिया है। मैं पानी पीने के लिए किचन में आ गया था। वापस आया तो सामने का मंजर देखकर जैसे मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई, क्योंकि मेरी बेटी मोहिनी ने फाइल के ऊपर काले रंग की इंक गिरा दी थी। मेरी की हुई सारी मेहनत, मेरा सारा काम बर्बाद हो गया था। अगर कल मैं ये फाइल उसको नहीं दूंगा तो शायद मुझे वह नौकरी से भी निकाल देगा। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी ने ना किया हो, यानी कि जान से ही मार डालूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने उसे कहा कि आओ बाहर चलते हैं। मैं उसे अपने साथ बाहर ले गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी कल नौकरी जाने वाली थी। मुझ पर बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था। अगर मेरी नौकरी नहीं रहती तो मैं इन सारी मुसीबतों को पालूंगा कैसे, उनके पेट कैसे भरता। मैं उसको अपने साथ ले जा रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हें घुमाने के लिए एक पार्क में लेकर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर एक जगह ढूंढी जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। वहाँ पर जमीन में गड्ढा खोदने लगा। मेरी बेटी ने कहा पापा इसमें क्या होगा, ये कौन सा गेम है? मैंने कहा तुमको अभी पता चल जाएगा, तुम्हें बस उसके अंदर लेटना होगा। उसके बाद एक परी आएगी, वह तुम्हें ढेर सारे खिलौने देगी। उसने कहा कि अच्छा। वह खुश होने लगी। जब गड्ढा इतना खुद गया कि मैं उसको बीच में दबा सकता था तो मैंने उसे बीच में लेट जाने को कहा। मैंने कहा कि आंखें बंद कर लो, अगर आंखें खोलोगी तो परी भाग जाएगी। उसने आंखें बंद कर दी। मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और हाथ झाड़कर वहां से चलता बना। अभी कुछ देर आगे गया था कि अचानक से मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नफरत अपनी जगह थी, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को भी तो जवाब देना था। मैं वापस भागा। लड़की को बाहर निकाल लेता हूँ, नौकरी जाएगी तो जाएगी, अब क्या कर सकता हूँ। लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि गड्ढा खाली था और मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। इतनी जल्दी वह वहाँ से कैसे निकल सकती थी? अगर निकल गई तो मेरी तरफ क्यों नहीं भागी? कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा था। आसपास देखने लगा लेकिन कहीं भी नहीं मिली। वैसे भी रात का टाइम था। मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब मैं क्या करूं? मैं घर जाकर सो गया।
सुबह उठा तो मेरी पत्नी ने मुझे झकझोर कर जगाया था। मोहिनी नहीं मिल रही है, मोहिनी कहाँ है, मोहिनी कहाँ है। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था, तुम्हें पता होना चाहिए। उसने कहा कि मैं जब उठी थी वह बिस्तर पर नहीं थी, लगता है बाहर बैठकर तुम्हारे सामने खेलती रही होगी। मैंने कहा क्या मतलब, मैं अनजान बना और मैंने उसे कहा कि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मैं सारी रात जाकर असाइनमेंट बना रहा था। उसने कहा कि तुम्हें नौकरी की पड़ी है, मुझे मेरी बेटी की फिक्र है, पता नहीं वह कहाँ है, मिल भी नहीं रही, उसे जाकर ढूंढो। मैंने कहा अच्छा, ढूंढ कर लाता हूँ। मैं घर से बाहर निकल गया, एक तरफ जाकर फोन लगाकर बैठ गया। मैं उसे ढूंढ नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता था वह मिलने वाली नहीं थी। उसे गायब हुए तो 7-8 घंटे बीत गए थे, अब वो कहाँ से मिलती। मैं वापस आया था, मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला। मैंने कहा कि मुझे नहीं मिली। मैंने बड़ा ढूंढा, इधर उधर लोगों से पूछा, हर गली में ढूंढा, बहुत थक कर आया हूँ लेकिन नहीं मिल रही। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया, बेहोश हो गई। शाम को उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने नींद का टीका लगा दिया। उसकी सहेली रजनी भी आई थी, रजनी बैठी हुई थी। मेरी पत्नी को होश आया, फिर रोने लगी, वह उसे तसल्ली दे रही थी। मैंने रजनी से कहा कि उसको थोड़ा सा संभाल लीजिए। उन्होंने कहा आप बच्ची को ढूंढ कर लाइए। मैंने कहा कि हाँ, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा देता हूँ। पर मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाई थी, बस एक मुसीबत टली थी, यही काफ़ी था। लेकिन 2 दिन के बाद ऐसी खबर मिली कि मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढने लगा, फिर से भाग दौड़ करने लगा। खबर मिली थी कि जिस लॉटरी में हम लोगों ने हिस्सा डाला था उसमें मेरी बेटी का नाम आ गया था, लेकिन उसका कहना था कि पहले लड़की को लेकर आओ ताकि उसे सबके सामने इतना बड़ा इनाम, इतने ढेर सारे खिलौने और तोहफे वगैरह दिए जाएंगे। कम से कम 80 लाख रुपए का सामान था। वह ऐसे ही नहीं देना चाहता था बल्कि सबको दिखाकर देना चाहता था। जिस लड़की ने जीता है उसी को इनाम दी जाएगी। फिलहाल जब इतना बड़ा इनाम था तो मुंह देखना ही था, उसी को सबसे पहला इनाम मिलने वाला था। यानी कि अगर अब मेरी बेटी होती तो मुझे 80 लाख रुपए का फायदा होने वाला था। मैंने क्या कर दिया, फिर से मैं उसे ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि मेरी पत्नी को जैसे सब्र आ गया था। अब वह चुप रहती थी, बस घर के काम करती। वह कभी कभी रोना शुरू कर देती थी। फिर से पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। फिर पत्नी ने कहा कि आज से गायब हुए 7वां दिन हो गया है, वह कहाँ मिलेगी। हो सकता है किसी गाड़ी के नीचे आ गई हो, कोई उसे उठाकर ले गया हो। मैंने कहा ऐसा ना कहो, अगर वो मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी पत्नी जो कभी मेरे सामने जुबान नहीं खोलती थी, उसने जमीन पर बर्तन मारना शुरू कर दिया था और कहा कि अच्छा अब वो मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो तुम्हें मिल गई तो तुम्हें 80 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसलिए तुम उसे ढूंढ रहे हो। उस गड्ढे में जाकर क्यों नहीं ढूंढते जहाँ पर उसे दबा कर आए थे। जब उसने ऐसी बात की तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा क्या कह रही हो, तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा। उसने कहा कि जब तुमने वहाँ पर दफना के आए थे तो राजेश भाई वहीं पर खड़े थे। रात को उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था और तुम्हारे पलटते ही उन्होंने हमारी बेटी को वहाँ से निकाला और उसे अपने साथ ले आए। और जो इनाम वाली बात है ना, वह भी 1 दिन पहले हुई थी। उन्होंने उस लड़की को अपने पास रख लिया तुमसे छुपा कर। लेकिन जब रजनी घर आई थी तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया था कि मेरी बेटी ठीक है और उनके पास है, और तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने ये सब कुछ किया। लेकिन सबक क्या सीखना था, तुम्हारा तो असल चेहरा सामने आ गया। तुम बाप के नाम पर धब्बा हो। जो आदमी अपनी औलाद को जिंदा दफनाने की कोशिश करे वह कैसा बाप है। और फिर इसलिए ढूंढे क्योंकि उसके सर पर इनाम है। मुझे तो भगवान ने रास्ता दिखा दिया, मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी ने अपने 3 बेटियों को साथ लिया और जहां पर इनाम मिल रहा था वहां पर पहुंच गई और उनसे भी ये सारी बात बता दी। उस लड़की के साथ उसके बाप ने ये सब कुछ करने की कोशिश की है। उस आदमी ने मेरे औलाद के सर पर हाथ रखा और कहा कि वह मेरी औलाद है और वे इन लोगों के सारे खर्चे उठाएंगे, उनके खाने पीने, पढ़ाई से लेकर उनके दहेज तक और विदाई होने तक का सब खर्च उन्हीं की जिम्मेदारी है। इस काम में रजनी और उसका पति राजेश ने साथ दिया था। मेरे नाम का डिवोर्स नोटिस भी आ गया था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं देना चाहता था, लेकिन वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। हम दोनों अलग हो गए थे। अब मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। मेरी पत्नी नोटों में खेल रही है। उस आदमी ने नौकरी भी दी है और उसके घर में
उसकी पत्नी के साथ साथ रहती है। उसकी पत्नी भी एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर है। मेरी पत्नी उसके साथ साथ होती है। वो बच्चियों का खर्चा भी उठा रही है और मेरी बच्चियां वहाँ पर खुश हैं। लेकिन मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, बीमार हो जाता हूँ तो कोई अपना पूछने वाला भी नहीं होता। मैं लालच में आकर अपनी बनी बनाई जिंदगी खराब कर ली। अपनी बेटियों से मिलने का और उनकी शक्ल देखने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे उनसे मिलने भी नहीं देती। अब आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं? मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी को जीना चाहता हूं। कुछ हो सकता है या फिर मुझे सजा मिल रही है, वह ठीक है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।